चलो ये जरा बेटा हमने पास पेपर के कुछ सवालात आपके सामने रखे हैं ताकि आपको अंदाजा हो कि जो हम पढ़ रहे हैं वो पेपर में किस तरह से पूछा जाता है। ये नेशनल एमडीकेट 2020 का पहला क्वेश्चन देखो बेटा। अच्छा, इसमें से ये इनऑर्गेनिक का पोर्शन मैंने अलग किया हुआ है और इनऑर्गेनिक में रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी आते हैं और आपको पता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी आते हैं। तो जो ट्रांजिशन मेटल्स के सवालात होंगे उसको अभी हम स्किप करेंगे और सिर्फ बात करेंगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की। ठीक है, तो बेटा जो पहला क्वेश्चन है वो कि अभी आप ये सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अगर आप ये सवाल देखो तो ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का क्वेश्चन है और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आपको पता है कब क्रिएट होता है बेटा, लेकिन इसको हम होल्ड ऑन करते हैं भी क्योंकि ये चैप्टर अभी हमने एमडीकेट में पढ़ा नहीं है। ठीक है, अच्छा आगे आइए जरा क्वेश्चन नंबर 2 में, इसको जो है वो हम सॉल्व कर सकते हैं बेटा। ठीक है, आप जरा पढ़िए सवाल को और बताइए इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। डेंसिटीज ऑफ अल्कली मेटल्स आर लो ड्यू टू, वजह बताइए बेटा। डेंसिटीज ऑफ अल्कली मेटल्स आर लो ड्यू टू, आपको क्या वजह लगती है बेटा? देखो भाई, एक तो डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, ऐसे ही है बेटा। और अगर अल्कली मेटल्स की बात करें बेटा तो ये सारे आपके पास अल्कली मेटल्स हैं। ठीक है, अच्छा जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो एटम का साइज या एटम का वॉल्यूम इंक्रीज होता जाता है, ऐसे ही है बेटा। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी में क्या आती रहेगी बेटा? कमी आती रहेगी, ऐसा ही है ना। अच्छा, अल्कली मेटल में दरअसल ऐसा ही होता है। तो ये कह रहे हैं कि डेंसिटीज ऑफ अल्कली मेटल्स आर लो ड्यू टू, यहां पर ये बात ये पूछना चाह रहे हैं कि आपको एक फैक्टर याद होगा कि जब हम लेफ्ट से राइट साइड की तरफ जाते हैं बेटा तो एटॉमिक साइज क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है बेटा। तो बताओ ग्रुप नंबर 1A का एटॉमिक साइज सबसे बड़ा होगा या नहीं होगा? पूरी पीरियोडिक टेबल में जब आप इसको एनालाइज करोगे तो लेफ्ट से राइट जाते हुए एटम का साइज क्या होता है? तो जो सबसे पहला ग्रुप है वो सबसे बड़ा होना चाहिए बेटा। तो याद रखिएगा पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप नंबर 1A का जो साइज है वो सबसे मैक्सिमम होता है बेटा, यानी उसका साइज सबसे बड़ा होता है। जैसे जैसे लेफ्ट की तरफ जाओगे साइज डिक्रीज होता रहेगा। बात समझ आती है बेटा? तो क्योंकि इनका साइज सबसे बड़ा होता है, साइज सबसे बड़ा होता है, तो इनकी डेंसिटी सबसे क्या होती है बेटा? लो होती है पीरियोडिक टेबल में सबके मुकाबले में। तो इस फैक्टर को मार्क करेंगे हम यहाँ पर और फैक्टर हमारे पास क्या है बेटा? लार्ज एटॉमिक वॉल्यूम या लार्ज एटॉमिक साइज, दोनों बातें की जाती हैं। अच्छा, अब इसमें जो पॉइंट अपने पास बनाकर नोट करोगे ये फाइल आपको मिल जाएगी, तो आप इसमें ईयर लिख लो, क्वेश्चन नंबर लिख लो और उसकी वजह अपने पास नोट डाउन कर लो। फाइल आपको आज ही ग्रुप पे मिल जाएगी। इसमें लिख लो बेटा कि एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ ग्रुप नंबर 1A इज द मैक्सिमम। तो इस सवाल का आंसर आपको पता चल जाएगा कि क्यों लगाया था हमने लार्ज एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ ग्रुप नंबर 1A इज द मैक्सिमम। एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ ग्रुप नंबर 1A इज द मैक्सिमम। और ये वजह समझ आ रही है क्यों मैक्सिमम है बेटा? क्योंकि जब आप टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो तो साइज क्या हो जाता है? कम। तो जो सबसे पहले वाला ग्रुप होगा वो सबसे बड़ा होगा, इसलिए उसका एटॉमिक वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट एमसीक्यू पढ़ो जरा और पढ़कर बताओ। ये 2020 का नेशनल एमडीकेट का क्वेश्चन है बेटा, पढ़ो। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेटा ये सारे 1A के एलिमेंट्स हैं, रिएक्ट कर रहे हैं बेटा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ये टॉपिक हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स के अंदर पढ़ा हुआ है। टू फॉर्म विच टाइप ऑफ ऑक्साइड्स? 3 तरह के ऑक्साइड्स हमने पढ़े थे बेटा। उसमें जो लिथियम है वो कौन सा ऑक्साइड बनाता है? नॉर्मल। सोडियम कौन सा ऑक्साइड बनाता है? पर। और बाकी के जितने नीचे वाले एलिमेंट्स हैं तो वो यही सारे एलिमेंट्स हैं बेटा। रुबिडियम है, सीजियम है, पोटेशियम है, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स सुपर ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करेंगे। बेटा कोई एक फॉर्मूला बताइए, पोटेशियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो फॉर्मूला क्या आएगा? सुपर ऑक्साइड बनाना है ना, तो मर्ज करो, K और O को मर्ज करो, फॉर्मूला बनाओ। पोटेशियम का फॉर्मूला या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +1। और सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन क्या होता है बेटा? -½ सुपर ऑक्साइड। तो बेटा ऑक्सीजन के नीचे क्या लगा दोगे? 2 लगा दोगे। जब ये 2 -½ से मल्टीप्लाई होगा तो -1 हो जाएगा और -1 + 1 एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा? बैलेंस कर देंगे। ठीक है, आ गया हो बेटा। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ये। चलो बताओ, which of the following has the highest electronegativity? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
क्या वैल्यू होती है इसकी बेटा? 4.0। अच्छा, इससे कम क्लोरीन की होगी बेटा? क्या होती है? 3.0। 3.5 ऑक्सीजन की होती है बेटा, ठीक है, नाइट्रोजन की 3.0 होती है। अच्छा देखिए, ये 7A के सारे एलिमेंट्स हैं बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और, तो फ्लोरीन की वैल्यू सबसे ज्यादा है, क्लोरीन की उससे कम है, ब्रोमीन की क्या होती है? आयोडीन की। ऊपर से नीचे आते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा? आगे आओ, बताओ। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बेटा? वो आयोनाइजेशन एनर्जी जो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए हो। आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। और फर्स्ट आयोनाइजेशन का मतलब है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है बेटा। तो पहला इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है इन चारों के अंदर से, सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए होगी? अब ऐसे आंसर नहीं करना है बेटा, थोड़ा सा सोचो तो सही कि है क्या, बस तुक्का मार रहे हैं बैठ के। एक पैटर्न है इस सवाल के अंदर, ऐसे क्वेश्चंस का पैटर्न होता है और ऐसे क्वेश्चन लेक्चर के अंदर डिस्कस किए हुए होते हैं बेटा। चलो एक एक करके देखो। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो पैटर्न आ रहा है ना। अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 13। और पोटेशियम का क्या होता है? 19। तो ये तो वैसे ही बाहर हो गया, वजह बताइए। साइज सबसे बड़ा होगा। अच्छा, साइज बड़ा होगा, जरा लिख के भी चेक कर लेते हैं। देखो 2,8,8,1। बहुत बेरी स्कीम याद है? लास्ट ऑर्बिट में अगर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसमें से 8 रखकर एक इलेक्ट्रॉन आगे भेज दिया जाता है। तो 4 शेल है बेटा इसके पास, लेकिन बाकी सबके पास क्या है? 281, 282, 283। बेटा सबसे बड़ा ये होगा। तो जो बड़ा होता है उसका लास्ट ऑर्बिट सबसे दूर होता है, न्यूक्लियस सबसे दूर होता है, आसानी से निकल जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, उसकी मैक्सिमम एनर्जी तो हो नहीं सकती बेटा। तो आप यहाँ पर इसको तो जाहिर है बाहर कर दोगे क्योंकि मैक्सिमम की बात की गई है। अगर मिनिमम कहते तो आप यहाँ पर पोटेशियम को टिक कर देते बेटा। अब इन तीनों के अंदर कंपटीशन है, ठीक है बेटा, और तीनों के तीनों थर्ड पीरियड के एलिमेंट है बेटा। हाँ भाई, बात समझ आ रही है? थर्ड पीरियड का क्या मतलब है भाई? सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, क्योंकि सबके पास 3-3 शेल्स हैं बेटा। बेटा जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो आपको पता है साइज भी डिक्रीज होता है, और जब साइज डिक्रीज होगा तो ये सबसे बड़ा होगा, ये उससे छोटा होगा, ये सबसे छोटा होगा, तो साइज भी इसका सबसे छोटा है। साइज छोटा होगा तो आखिरी ऑर्बिट न्यूक्लियस के करीब होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। और दूसरा फैक्टर ये है कि इसके पास 11 प्रोटॉन होते हैं, लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है ये सब। इसके पास 12 प्रोटॉन होते हैं, इसके पास 13 प्रोटॉन्स होते हैं। जिसके न्यूक्लियस में ज्यादा प्रोटॉन होंगे वो अपने आखिरी इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मजबूती से खींचेगा। तो बेटा इस एतबार से सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसकी होनी चाहिए? अल्युमिनियम की। टिक कर लेते हैं इसको बेटा, और इसमें कोई रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब लेक्चर में लिखा हुआ होगा। जहां पर पॉइंट नोट करना होगा मैं बता दूंगा। ठीक है, आगे आओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना बेटा, ये आप अभी कर सकते हो, ठीक है, ये भी आप सॉल्व कर सकते हो। सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री पढ़ने के बाद भी ये क्वेश्चन आप कर सकते हो बेटा, ठीक है। लेकिन फिल वक्त क्योंकि हमने एमडी कैट में ये टॉपिक अभी नहीं पढ़ा है तो हम इसको कट कर रहे हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। अगर पास पेपर मुकम्मल हो जाता है तो सारे सॉल्व करेंगे क्लास में 2025 तक। तो अब ये देखो बेटा, ये क्वेश्चन हमने बाहर कर दिया। अगले सवाल पर आओ, आ जाओ। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आप अभी सॉल्व कर सकते हो बेटा, पढ़कर देख लो ताकि ये नजरों से सवाल एक दफा गुजर जाए। दी ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी। सबको पता होना चाहिए कौन सा एलिमेंट है जो वेरिएबल वैलेंसी नहीं दिखाता। बेटा इनमें से कौन है? सिर्फ जिंक है ना भाई। एक टॉपिक हमने चैप्टर नंबर 2 सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ा हुआ है वेरिएबल वैलेंसीज का, उसमें हमने जिंक को देखा था कि वो सिर्फ +2 की वैलेंसी शो करता है बेटा, वेरिएबल शो नहीं करता। खैर ये चैप्टर का मौजूद नहीं है, एक दफा रिवाइज कर लेंगे तो कर लेंगे उसको। अगले सवाल पर आओ। मैग्नीशियम, ये ट्रांजिशन, ये आपके पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का क्वेश्चन है। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन टू फॉर्म, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। मैग्नीशियम और नाइट्रोजन को पहले कंबाइन कर लो। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रोजन के नीचे जाएगी, नाइट्रोजन की 3 होती है, Mg के नीचे आएगी। तो कोई ऑप्शन है ऐसा? ये वाला ऑप्शन है बेटा, आप इसको टिक कर लोगे, ठीक है। सिर्फ वैलेंसी अगर याद हो तो आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो।
अच्छा, अगर यही काम यहाँ पर मैग्नीशियम की जगह आप आगे पास पेपर में देखोगे कहीं पर सोडियम आएगा, पूरा सेम क्वेश्चन होगा, बस मैग्नीशियम की जगह सोडियम लगा होगा, तो क्या करोगे बेटा? दोनों को कंबाइन कर लो। सोडियम की वैलेंसी 1 होती है बेटा, ग्रुप 1 का एलिमेंट है तो n के नीचे 1 आ जाएगा। n की वैलेंसी 3 होती है तो Na के नीचे 3 आ जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगर ये वाली बात आपको अल्मोनियम से रिप्लेस करके दे दे तो भी कर लोगे बेटा, यानी अल्मोनियम और नाइट्रोजन को कंबाइन कर लो। दोनों की वैलेंसी 3 होती है बेटा, अल्मोनियम +3 ये -3, तो अगर दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो फाइनल रिजल्ट तो यही बन जाएगा बेटा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ये बात समझ आ रही है बेटा? अच्छा, तो ये इस तरह के सवाल को अपने पास याद रखना। अच्छा, अगर यहाँ पर कार्बन लिखकर दे दे तो क्या करोगे? बहुत सिंपल है, क्या करोगे? CN, N की वैलेंसी 3 कार्बन के नीचे, कार्बन की वैलेंसी 4 यहाँ पर। अच्छा, ऐसे तो नहीं करोगे बेटा कि N4 और C3 लिख दिया, क्यों नहीं करोगे ऐसा? क्यों लिखेंगे पहले कार्बन? चलो एक बात देख लो, रूल देख लो। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कार्बन की क्या होती है? समझ गए? पॉजिटिव पहले लिखा जाता है, नेगेटिव बाद में। भाई बात समझ आ रही है? चलो ये वाली बात एक दफा फिर से आएगी बिटवीन फास्फोरस एंड नाइट्रोजन, तो वहां पे पूछूंगा मैं। हाँ भाई आगे बताओ, अगला सवाल देखो। Which pair has 1 electron in its s orbital? अच्छा, ये s ऑर्बिटल आप इसको वैलेंस ऑर्बिटल कहो, ये वैलेंस ऑर्बिटल के बारे में बात की जा रही है जो लास्ट शेल के अंदर मौजूद है। कह रहे हैं कि इनमें से देखो हर ऑप्शन के अंदर 2-2 एलिमेंट्स का पेयर मौजूद है बेटा। वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि इसमें से कौन सा पेयर ऐसा है जिसके लास्ट शेल के अंदर s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है बेटा, बताओ। हाइड्रोजन और हीलियम? हीलियम के s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है बेटा। अगर ये ऑप्शन देखोगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, कॉन्फ़िगरेशन ये बनती है। अगर हीलियम को देखोगे इसका एटॉमिक नंबर है 2, कॉन्फ़िगरेशन ये बनती है। तो ये तो नहीं है ऑप्शन, s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन का सवाल पूछा जा रहा है। अच्छा, लिथियम और आयरन को देख लो, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3। अगर कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2 2s1 हो गया। चलो इसके लास्ट ऑर्बिटल में तो 1 आ रहा है s में, लेकिन आयरन का एटॉमिक नंबर किसी को याद है? 26 होता है बेटा। 21 से 30 वाली सीरीज हमने सेकेंड ईयर में पढ़ी है ना, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, चैप्टर नंबर 2 में। तो बेटा उसमें ये छठा एलिमेंट होता है, मैग्नीज के फौरन बाद आता है। बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ पढ़ा था ना, तो ग्राफ में टॉप पर आता था मैग्नीज, और उसके जैसे ही डिप आता था ग्राफ में तो आयरन नीचे गिरना शुरू होता था बेटा बाइंडिंग एनर्जी में, तो उसके फौरन बाद आयरन होता था। तो बेटा इसका लास्ट ऑर्बिटल s तो हो ही नहीं सकता, यानी आखिरी शेल के अंदर। चलो इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिख भी ले बेटा, तो आर्गन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है बेटा, 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। उसके बाद आप रखोगे 4s2, 20 हो गए, और बाकी बचे कितने? 6। तो D3D क्या हो जाएगा? तो क्या s ऑर्बिटल वैलेंस शेल के अंदर जाकर देखो 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये भी ठीक नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन इसको चेक कर लो, और यही इसका करेक्ट ऑप्शन भी है, यही इसका करेक्ट ऑप्शन भी है। कैसे? K का एटॉमिक नंबर बताओ क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी बेटा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1, बोलो यही होगी बेटा। लास्ट ऑर्बिटल में s है और उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है बेटा। यही काम तो मैग्नीज में भी होता है। ये देखो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर बोलो 25 एग्जैक्टली पीक पर आता है बेटा। बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ याद रखो, ये बॉर्डर लाइन है। तो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर है 25, पांचवा एलिमेंट होता है 3D सीरीज का, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक जाते हुए। कॉन्फ़िगरेशन करो बेटा, आर्गन के 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और उसके बाद कौन सा ऑर्बिटल आता है? 4s2, ये हो गए 18 और 2 20, बाकी बचे 5 इलेक्ट्रॉन, तो 3D के अंदर 5 आ जाएगा बेटा। तो क्या इसके अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है बेटा? नहीं, ये इसका करेक्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि इसके लास्ट ऑर्बिटल में भी, ये जो लास्ट शेल है इसके अंदर s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो नेक्स्ट वाले को चेक करते हैं बेटा। अच्छा, सोडियम का एटॉमिक नंबर बताओ बेटा जरा। 11। क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी? 1s2 2s2 2p6 और 3s1। चलो इसके लास्ट ऑर्बिटल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। अब आप यहां पर आ जाओ, क्रोमियम बताओ इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? 24। कॉन्फ़िगरेशन बोलो बेटा। आर्गन के 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए,
4s2 20 हो गए, और उसके बाद 3d4। अब क्या करते हैं इसके बाद बेटा, ये 4s1 करके इसको 3d क्या कर दिया जाता है, ये इसका वैलेंस ऑर्बिट है, इसमें s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बेटा, तो बेटा करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। ये बात समझ आई बेटा? तो देख लो, इस तरह के सवालात भी होते हैं। ऐसे क्रॉस क्वेश्चंस भी होते हैं बेटा, जिसके अंदर आप रिप्रेजेंटेटिव और ट्रांजिशन एलिमेंट्स को मर्ज करके कोई सवाल देखते हो। अच्छा बेटा, एक क्वेश्चन ओल्ड बुक का क्वेश्चन है, वैसे देख लो एनईडी वाले खास तौर से। जिस क्वेश्चन को मैं कहूंगा बेटा मार्क करके याद रखना, उसको याद रखना, क्योंकि एनईडी के अंदर पुरानी बुक से भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें द चीफ ओर ऑफ एल्युमिनियम इज, और समझते हो बेटा, कंबाइंड फॉर्म होता है किसी मेटल का जो जमीन के अंदर से निकलता है, जिसके अंदर से मेटल को सेपरेट करके बाहर निकाला जाता है। तो एल्युमिनियम का जो चीफ ओर होता है बेटा, वो ये वाला होता है, इसको नोट कर लो, और इसको कहा जाता है बॉक्साइट। एनईडी वाले इसको नोट कर लें बेटा, ये बॉक्साइट ओर का फॉर्मूला है, और इसका फॉर्मूला होता है Al2O3.NH2O, ठीक है। और ये एल्युमिनियम का सबसे चीफ ओर है। नेक्स्ट एमसीक्यू पर आते हैं बेटा। बताओ बेटा इसका क्या आंसर होगा, ये तो बहुत इजी है। मेटालिक कैरेक्टर। बेटा मेटालिक कैरेक्टर का क्या मतलब होता है? व्हाट इज मेटालिक कैरेक्टर? एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को लूज करने की सलाहियत को क्या कहा जाता है बेटा? मेटालिक कैरेक्टर कहा जाता है। तो बेटा अगर हम किसी भी ग्रुप की बात कर लें, जैसे ग्रुप नंबर 1A है, ठीक है, ये आपके पास सारे एलिमेंट्स हैं। तो जब हम एक ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं बेटा, तो साइज ऑफ एटम क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन को लूज करना क्या हो जाता है? इजियर हो जाता है बेटा। ईज ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन बिकम्स इजियर। तो बेटा बताइए, जब हम एक ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज तो नहीं हो जाता, बल्कि क्या होता है बेटा? इंक्रीज हो जाता है। तो इंक्रीज डाउन द ग्रुप। क्लियर है बेटा ये पॉइंट? अच्छा, ये जो मेटालिक कैरेक्टर का लफ्ज लिखा हुआ था बेटा, कभी पास पेपर में आप ऐसे क्वेश्चन भी देखोगे कि मेटालिक कैरेक्टर की जगह ये लफ्ज लिखा हुआ होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। तो एक ही बात है ना? क्या ख्याल है बेटा? अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर लिखा होगा तो एक ही बात है ना, मेटालिक कैरेक्टर का हो या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का हो, एक ही बात है। यानी मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करके कौन सा चार्ज लेते हैं बेटा? तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इसी को कहा जाता है, एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड गेन अ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड मेटालिक कैरेक्टर। आ रही है बात समझे बेटा? और अगर बेटा ये क्वेश्चन इस तरह आता कि मेटालिक कैरेक्टर ना लिखा होता, नॉन मेटालिक कैरेक्टर लिखा होता, फिर सेम क्वेश्चन होता, बस नॉन मेटालिक कर देते, तो क्या होता? डिक्रीज डाउन द ग्रुप। जैसे हेलोजन है ना, ऊपर से नीचे आते हुए आपको पता है साइज में क्या होता है बेटा? इजाफा। तो फ्लोरीन सबसे छोटा एटम है और आयोडीन का एटम सबसे बड़ा होगा। और नॉन मेटल का काम इलेक्ट्रॉन को क्या करना होता है बेटा? गेन करना होता है। तो इसका न्यूक्लियस क्योंकि बहुत दूर है तो आसानी से गेन नहीं कर पाएगा, ये करीब है, आसानी से गेन कर लेगा। तो बेटा इसका जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वो क्या कहलाएगा? हाई कहलाएगा। और जैसे जैसे नीचे आएंगे उसमें डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू पढ़ो बेटा। अच्छा देखो, अब ये वो कॉन्सेप्ट है जो हम ना तो क्लास फर्स्ट ईयर में डिस्कस करते हैं और ना ही क्लास सेकेंड ईयर में डिस्कस करते हैं। ये बात आपको कम से कम पता होनी चाहिए एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट। क्या लिखा हुआ है इसमें, पढ़ो जरा। ट्रीटियम एज आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेन्स। आइसोटोप का टॉपिक ना फर्स्ट ईयर में ना सेकेंड ईयर में बेटा, केमिस्ट्री में तो नहीं है, वो 9 वाइन में पढ़ते थे अब, लेकिन इसको बता तो सकते हैं बेटा। ट्रीटियम क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटोप होता है। पहला आइसोटोप क्या कहलाता है बताइएगा? प्रोटियम। दूसरा क्या कहलाता है बेटा? ड्यूट्रियम। और तीसरा क्या कहलाता है? ट्रीटियम। बेटा इसका सिंबल ये होता है H11, इसका सिंबल H12 होता है बेटा, इसका सिंबल H13 होता है बेटा। दीज आर कॉल्ड आइसोटोप्स। आइसोटोप की डेफिनेशन तो बताओ बेटा जरा। ऐसे एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं मगर
मास नंबर डिफरेंट होता है, उसको क्या कहा जाता है बेटा? आइसोटोप्स कहा जाता है। अच्छा, इसको बाज दफा ऐसे भी डिनोट कर दिया जाता है P के साथ, P11, इसको क्या कह दिया जाएगा? D12, इसको क्या कह दिया जाएगा? तो बेटा क्या आप इसके अंदर किसी भी आइसोटोप के अंदर से नंबर ऑफ आइसोटोप, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स कैलकुलेट कर सकते हो? भाई बहुत इजी काम है। मिसाल के तौर पर हमसे क्या बात की जा रही है अभी? ट्रीटियम के हवाले से। तो ट्रीटियम का सिंबल क्या होता है बेटा? H13। इसमें से तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तादाद निकाल लो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बताओ कैसे निकलेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन कितने, प्रोटॉन कितने, 1, और न्यूट्रॉन कैसे निकलता है बेटा? 3 - 1, ऊपर में से नीचे वाले को माइनस कर दो तो 2 आ गए। सही है बेटा। अब सवाल देख लो क्या पूछा गया, उसके हिसाब से आंसर कर दो। ये आपका क्वेश्चन है, इसके ये ऑप्शंस हैं। इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, तो ऐसा तो नहीं है बेटा, इलेक्ट्रॉन की तादाद और न्यूट्रॉन की तादाद इक्वल तो नहीं है बेटा। अगला ऑप्शन क्या है? इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ऐसा भी नहीं है बेटा, तीनों की तादाद सेम तो नहीं है ना, डिफरेंट है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डबल देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये सही है, क्योंकि न्यूट्रॉन की तादाद आपके पास 2 है, प्रोटॉन की तादाद 1 है, तो डबल तादाद है बेटा उसके मुकाबले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अच्छा देखो, एमडी कैट में बेटा ये वाले सवाल भी पूछे जाते हैं, ये जो आईयूपीएससी के क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं सेकेंड ईयर में। किसकी आईयूपीएससी? कॉम्प्लेक्स की, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पढ़ा है ना आपने, ये देखो। अच्छा, इसका नाम आप अभी भी बता सकते हो, या कम से कम ऑप्शंस देखकर तो बता ही सकते हो। इसको पढ़ते हैं ना टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट 2 आइन, है ना, इस तरह से इसका नाम लिखा जाता है, तो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। लेकिन फिल वक्त अभी हमने ये टॉपिक पढ़ा नहीं है चैप्टर 2 का एमडी कैट में, तो इसको फिल वक्त डिस्कस नहीं कर रहे। अच्छा, अगला जो आपके पास सवाल है बेटा, ये आपके पास ओल्ड बुक का क्वेश्चन है, तो ये आपके पास पेपर में शामिल नहीं है। जाहिर है जब आपको ये फाइल मिलेगी तो उसके अंदर जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसको याद रखना कि ये ओल्ड बुक का क्वेश्चन है, तो अब उसको एमडी कैट में शामिल नहीं किया जाता। मगर एनईडी वाले इसका नाम लिख लें कि जब ये दो एसिड्स आपस में शामिल होते हैं, मर्ज किया जाता है, तो इसे एक्वारीजिया कहा जाता है बेटा। ये नाम आपने सुना होगा कभी, दिस इज कॉल्ड एक्वारीजिया। वो जब आपसे पूछेंगे कि एक्वारीजिया का कंपोजिशन फॉर्मूला क्या होता है, तो देख लो, दो एसिड्स को मिलाते हैं तो एक्वारीजिया बनता है। पहला एसिड कौन सा है बेटा? दिस इज कॉल्ड नाइट्रिक एसिड एंड दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तीनों का कंबाइनिंग रेशियो 1:3 का है बेटा। यानी अगर एक टेस्ट ट्यूब में नाइट्रिक एसिड भरोगे तो 3 टेस्ट ट्यूब में HCl भरना होगा, फिर दोनों को मिक्स करोगे तो एक्वारीजिया बन जाएगा। बात समझ आ रही है बेटा? एनईडी वाले वैसे याद रख लें, और एमडी कैट में ये बात अब नहीं पूछी जाएगी। अच्छा जी, आगे आओ। क्वेश्चन 6 को भी आंसर कर ही दो बेटा। ये क्या कह रहे हैं क्वेश्चन 6 में? पैरामैग्नेटिक एलिमेंट्स कंटेन, भाई पैरामैग्नेटिक एलिमेंट में क्या मौजूद होता है? ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? ऑब्वियसली नहीं, पेयर्ड होंगे तो जाहिर है वो तो पैरामैग्नेटिक नहीं होते, डायमैग्नेटिक कहलाते हैं बेटा। ऑल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ऑल अनपेयर्ड होना थोड़ी जरूरी है, एक भी अनपेयर्ड हुआ तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। एक अनपेयर्ड हो और बाकी सारे पेयर्ड हो तब भी पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो ऑप्शन सी ठीक है, फ्यू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, बस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी आ गया तो वो पैरामैग्नेटिक है बेटा। ठीक है, तो ऑप्शंस को इस तरह भी देखा करो कि उसमें क्या बात की गई है। अच्छा, अगला क्वेश्चन भी कॉम्प्लेक्स का है, इसको हम स्किप करते हैं, ये सब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा ओल्ड बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप सिर्फ एक मरतबा देख लोगे ना तो आपको याद रहेगा। डाउन सेल, ये आपने अभी नई बुक में तो पढ़ा ही नहीं है बेटा, है ना। जो आपका चैप्टर नंबर 1 है एस और पी ब्लॉक एलिमेंट का, उसमें डाउन सेल का कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है। बट एनईडी वाले इसको याद रखने बेटा कि इसको जो है वो सोडियम मेटल प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। सोडियम मेटल की एक्सट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है। डाउन सेल का जो एपरेटस है ये सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है बेटा, ऑप्शन डी, डाउन सेल इज यूज्ड टू प्रिपेयर व्हाट? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है बेटा? सोडियम मेटल, ठीक है। एमडी कैट वाले सवाले से इसको याद ना रखें क्योंकि अब ये उनका सवाल नहीं पूछा जाएगा उनसे।
हाँ, ये फॉर्मूला जरूर याद कर लें बेटा सारे। केमिकल फॉर्मूलाज भी बाज दफा पूछे जाते हैं पेपर में। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ टिनकाल इज, ठीक है, टिनकाल क्या होता है, ये असल में इसका कॉमन नाम लिखा गया है, इसे बोरेक्स कहा जाता है बेटा, बोरेक्स, ठीक है। और हमारे पास ये ऑप्शन भी मौजूद है। अच्छा, ये इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि पूछा जा सकता है, क्योंकि केमिस्ट्री की नई किताब में भी इसका फॉर्मूला मौजूद है। चैप्टर नंबर 1 में एक टेबल है जिसके अंदर कुछ फॉर्मूलाज मौजूद है, जिसमें से बोरेक्स भी है, ठीक है बेटा। इसको सुहागा भी कहा जाता है उर्दू में, आपने सुना होगा ना, सोने पर सुहागा। तो वो जब सुहागा लगाते हैं या बोरेक्स लगाते हैं गोल्ड के ऊपर, तो उसका जो उसकी जो शाइन है वो दोबारा से बहाल हो जाती है। तो इसको इस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ज्वेलरीज वगैरह को साफ करने के लिए। तो इसका जो फॉर्मूला है बेटा वो कौन सा होता है, याद है किसी को? पहला वाला फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2O, ठीक है बेटा, Na2B4O7.10H2O। ये तुम सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री के लिए भी याद रखो बेटा, एमसीक्यू वगैरह में पूछा जा सकता है, नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 13 प्योरली ओल्ड बुक का क्वेश्चन है बेटा, अब इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन का चैप्टर ही निकाल दिया गया है। अच्छा, ये वैसे क्वेश्चन नंबर 1 बेटा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, बट क्या आप इसका आंसर कर सकते हो? अभी पढ़ो जरा। When exposed to atmosphere or any chemical agent is known as harmful reaction of metal। क्या होना चाहिए बेटा? हम नहीं चाहते कि ये अनडिजायर्ड भी है, अनडिजायरेबल भी है, हम नहीं चाहते हमारा मेटल कोरोड करे। और मेटल कब कोरोड करता है बेटा? जब उसको एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है? एयर, एयर का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन। जब कभी भी कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है उसे कोरोजन ही तो कहते हैं बेटा। बात समझ आ रही है? हवा से, जैसे बेटा लोहा है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाए, रिएक्शन कर ले, तो उसको रस्टिंग कहा जाता है बेटा, ठीक है। तो ये अनडिजायरेबल रिएक्शन होता है मेटल का, इसको हमने लिख दिया है। अच्छा, अगला जो टॉपिक है बेटा बेयर्स मेथड, सरपेक्स मेथड, ये पूरा टॉपिक आपकी नई किताब से निकाल लिया गया, तो ये आप इसको लीव कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले ये बताओ ये किस टॉपिक का सवाल है? सेकेंड ईयर के अंदर आपने पढ़ा है, ये किस टॉपिक का सवाल है? अच्छा देखो, आप ये परेशान नहीं होना कि यार ये तो हमने एमडीकैट में नहीं पढ़ा। भाई इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, तो जब आपका पेपर होगा तो उसमें पूछा भी नहीं जाएगा। लेकिन एक मर्तबा दिखाने का ये मकसद है कि आप अंदाजा कर लो कि उसके अंदर से सवालात कैसे कैसे बनते हैं। पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है। क्लोरीन इज मैन्युफैक्चर्ड कमर्शियली बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड, यानी कि ब्राइन। ये टॉपिक हमने कहां पढ़ा है बेटा? कास्टर केल्नर प्रोसेस में पढ़ा है, जिसके जरिए हमने कॉस्टिक सोडा बनाया था। आपको याद है उस सेल के अंदर डेन्यूडर लगा होता था? डेन्यूडर के अंदर से हम कॉस्टिक सोडा बनाकर निकालते थे। और याद करो उस डेन्यूडर के अंदर ऊपर से एक आउटलेट होता था जिसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती थी। तो कॉस्टिक सोडा भी बनता था डेन्यूडर में और हाइड्रोजन गैस भी वहां से आउटर एटमॉस्फेयर में जाती थी बेटा, ठीक है। और याद करो कि जब हमने उसके अंदर ग्रेफाइट या टाइटेनियम के ब्लॉक्स हैंग किए हुए थे तो वहां से क्लोरीन गैस भी बाहर निकलती थी बेटा। तो कॉस्टिक सोडा या आपके पास सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है एक्वस, जिसको ब्राइन कहा जाता है, जब हम उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं बेटा, तो कॉस्टिक सोडा तो हमारे पास बनता ही बनता है, साथ में क्या क्या चीजें बनती है बेटा? हाइड्रोजन गैस भी बनती है, डेन्यूडर के ऊपर से निकालते हैं। और एनोड के पास कौन सी गैस निकलती है बेटा? क्लोरीन गैस निकलती है। मैं इसको लिख देता हूं, नोट कर लो अपने पास। अगर डेन्यूडर की बात करोगे तो इसमें कॉस्टिक सोडा भी बन जाता है और हाइड्रोजन गैस भी बनती है। इसी तरह अगर आप एनोड की बात करोगे तो एनोड पर कौन सी गैस बनती है बेटा? क्लोरीन गैस बनती है, ठीक है। ये लिखने के बाद, समझने के बाद आप इस क्वेश्चन को पढ़ लो। ठीक है, और पढ़कर आंसर करो बेटा। क्या ये वाली बात आपको याद आ रही है कुछ बेटा? ठीक है, यहां से क्लोरीन गैस एनोड बाय एनोड ब्लॉक याद है बेटा? 4 ब्लॉक्स हम हैंग करते थे सॉल्यूशन के अंदर, ब्लैक कलर के ब्लॉक्स थे और वहां से क्लोरीन गैस निकली थी। तो भाई ये कह रहे हैं कि जब हम ये काम करवाते हैं तो विच अदर प्रोडक्ट्स आर मेड इन दिस प्रोसेस, यानी क्लोरीन के अलावा दूसरे प्रोडक्ट्स और क्या बनते हैं? तो क्या क्या बनते हैं बेटा?
कॉस्टिक सोडा भी बनता है और तुम्हारे पास हाइड्रोजन गैस भी बनती है। तो कहां पर है ऑप्शन बेटा? ऑप्शन सी है, हाइड्रोजन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कॉस्टिक सोडा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जरा, ये तो ग्रुप ट्रेंड का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बेटा। सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर मोर विगोरसली, मतलब बहुत तेजी के साथ रिएक्शन करता है, देन लिथियम बिकॉज इट, तो बहुत ही सिंपल है ना, मतलब बेटा लिथियम है और उसके नीचे सोडियम है, तो बेटा जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत इंक्रीज होती है, एटम का साइज बढ़ता है, तो ऑब्वियस है सोडियम तो तेज ही रिएक्शन करेगा। लेकिन क्यों करेगा वो आपसे वजह पूछ रहे हैं बेटा। हैज हायर एटॉमिक वेट, यार एटॉमिक वेट का रिएक्शन करने से कोई ताल्लुक नहीं होता। इज अ मेटल, कोई ताल्लुक नहीं है, सारे मेटल रिएक्शन कर सकते हैं। इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यार इलेक्ट्रोनेगेटिव होना तो मेटल की प्रॉपर्टी नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होना तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना मेटल की प्रॉपर्टी होती है ना। हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, भाई इसका भी कोई ताल्लुक नहीं है, मेल्टिंग तो एक फिजिकल प्रोसेस है। इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव के लिए एक जुमला भी हमने इस्तेमाल किया था, मेटालिक कैरेक्टर पीछे है ना। तो जब ऊपर से नीचे आते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत बढ़ जाती है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन जल्दी से लूज करते हैं तो तेजी से रिएक्शन हो जाता है। इसलिए कहा जा रहा है कि सोडियम तेजी से रिएक्शन करता है एज कंपेयर टू लिथियम। उसकी वजह क्या हो गई बेटा? इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। भाई अगले क्वेश्चन को देखो और एमडी कैट वाले इसको छोड़ दें, क्योंकि अब उनसे ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि उनकी नई किताब से ये सब निकाल दिया गया है। एनईडी वाले याद कर लें इसका फॉर्मूला, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो भाई एनईडी के साथ ये इशू अभी तक है, यानी लास्ट ईयर का भी, इस साल का भी 2025 का जो पेपर हुआ है उसमें वो कंटेंट्स भी पूछे जा रहे हैं जो पुरानी किताब के कंटेंट्स हैं। तो जिस सवाल को कह रहे हैं बेटा के कर लेना तो कर लेना, वो पेपर में आपको नजर आ जाएगा। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बेटा ये होता है ऑप्शन सी, CaSO4 ट्वाइस डॉट हाफ H2। अच्छा वैसे आप लोग भी देख लो, सारे पता होना चाहिए वैसे आपको बेटा। ये जो फॉर्मूला है ना, तवज्जो है सबकी, ये जो फॉर्मूला है बेटा, ये फॉर्मूला कभी ऑप्शन में आपको ऐसे भी दिख सकता है, एक ही बात है, एक ही बात है, देख लो। CaSO4 के 2 यूनिट्स के साथ एक वाटर लगा हुआ है, तो CaSO4 के 1 यूनिट के साथ हाफ वाटर लगेगा। एक मैथमेटिकल रिलेशन है और तो कुछ भी नहीं है बेटा। 2 CaSO4 के साथ 1 वाटर मॉलिक्यूल है, तो 1 CaSO4 के साथ हाफ वाटर मॉलिक्यूल होगा। बात समझ आ रही है बेटा? दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा ये बता सकते हो वैसे आप, कोर्स में अब शामिल नहीं है, H2S का टॉपिक निकाल दिया, लेकिन क्या आंसर कर सकते हो इसको? Which of the following statement about H2S is false? H2S के बारे में इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? H2S के बारे में आप क्या क्या जानते हो? छोड़ो, सवाल पढ़ने से पहले छोड़ो, बताओ H2S क्या है? एक गैस है, ऐसी गैस है जो गटर के अंदर पाई जाती है, बहुत ही बैड स्मेल होती है इसकी। एनईडी के अंदर तो एक जुमला आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज रॉटन एग लाइक स्मेल। रॉटन एग लाइक स्मेल यानी सड़े हुए अंडे जैसी बू होती है इसकी, बहुत ही गंदी, मतलब पुरानी किताबों में लिखा था ये सब। तो एनईडी वाले आज तक इसको ऐसे ही पूछ रहे हैं, तो इस जुमले को जहन में बैठा लो। रॉटन एग लाइक स्मेल जब भी कहेंगे क्या आंसर लगाना बेटा? H2S। पॉइजनस गैस है, गंदी गैस है, बैड स्मेल है, अनप्लीजेंट स्मेल है, तो आपको इसमें एक ऑप्शन दिख भी रहा होगा, इट इज अ गैस विथ। तो बेटा आपसे फॉल्स स्टेटमेंट के बारे में पूछा है ना, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट तो नहीं है, ठीक है, ये फॉल्स तो नहीं है। अच्छा, इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, क्या ये फॉल्स है? कोवेलेंट कंपाउंड 2 नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है, तो क्या H2S के अंदर दोनों नॉन मेटल नहीं है बेटा? हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, सल्फर भी नॉन मेटल है, दोनों नॉन मेटल्स आपस में मिलेंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा बेटा। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स तो नहीं है, कोवेलेंट स्टेटमेंट वाली बात भी ठीक है। आगे लिखा हुआ है इट्स मॉलिक्यूल इज नॉन लीनियर, इसका मॉलिक्यूल नॉन लीनियर होता है, ये भी सही बात है। क्यों बताओ? इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? H2S का स्ट्रक्चर कैसा होगा ये तुम्हें पता होना चाहिए। आप रेफर करो फर्स्ट ईयर का टॉपिक VSEPRT, रेफर करो, स्ट्रक्चर सामने आ जाएगा।
भाई लीनियर तो भाई लीनियर समझते हो ना, कहना चाह रहे हैं कि ऐसा होगा, ऐसा तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का हिस्सा है, बताओ ऑक्सीजन के बिल्कुल नीचे पाया जाता है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं बेटा, तो सल्फर के पास भी 2 लोन पेयर होंगे। तो बेटा जब इसके पास 2 लोन पेयर होंगे तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करके बेंड कर देगा, और ये मॉलिक्यूल दरअसल इस तरह होगा बेटा, पानी की तरह। यानी यहां पर ऑक्सीजन लगा दूं तो वाटर का यही स्ट्रक्चर होता है ना, और अगर मैं यहां पर सल्फर लगा दूं तो ये H2S का स्ट्रक्चर है। ये लीनियर तो नहीं हुआ बेटा, ये लीनियर नहीं हुआ। कौन सा स्ट्रक्चर हुआ ये? इसको कहते थे इन्वर्टेड वी, या इसको कहते थे एंगुलर, या इसको कहते थे बेंट। बेटा इन सब का मतलब यही हुआ ना कि ये नॉन लीनियर है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, ये स्टेटमेंट आपके पास सही है। अच्छा ऑप्शन सी देखिएगा, इट्स अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देन वाटर। हाँ भाई इसका क्या मतलब बता सकते हैं आप? ये ऑप्शन तो आपके पास ठीक है, इसका क्या मतलब है बेटा? इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देन वाटर। रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब है? कि जो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज करने का क्या मतलब है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि कहना ये चाह रहे हैं कि जो H2S है वो वाटर से ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग है, मतलब वाटर से ज्यादा आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है बेटा? लूज कर सकता है। ये कौन समझाएगा क्या मतलब है इसका? बता सकते हैं इसका क्या मतलब है? भाई 2 चीजों का कंपैरिजन कर लो ना बेटा, 2 चीजों का अपने पास कंपैरिजन कर लो, यानी वाटर में और H2S में जो आपके पास डिफरेंस है वो क्या है बेटा? ऑक्सीजन और सल्फर का डिफरेंस है, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? 8 होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2 2s2 और बताइए बेटा 2p4। मीनिंग इसका वैलेंस शेल तो बेटा सेकंड है, और जब हम सेकंड शेल की बात करते हैं तो उसके अंदर 2 सब शेल मौजूद है बेटा, S भी है और P भी है। अच्छा अगर मैं इसकी एनर्जी प्रोफाइलिंग करूं तो लेट सपोज ये S है और P में कितने बनते हैं बेटा? 3 बनते हैं। याद करो ऑक्सीडेशन स्टेट का टॉपिक पढ़ाया था। अच्छा S में कितने होते हैं भाई? 2 हैं, और P में कितने बेटा? 4 हैं। तो 1 2 3 4। इसकी मैक्सिमम वैलेंसी 2 हो सकती है। बात समझ आ रही है बेटा? यानी ये मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है? 2, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं बेटा? 2। लेकिन सल्फर में ऐसी कहानी नहीं है, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट इससे ज्यादा हो सकता है बेटा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 16 है। तो बेटा इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी जरा बताइएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p। देखो 10 यहां तक हो गए 12, और ये 4 हो गए आपके पास 16। ये कौन सा सब शेल है? ये कौन सा बेटा शेल आपके पास है? शेल नंबर 3। बेटा शेल नंबर 3 में S भी होता है, P भी होता है और D भी होता है। भाई जो शेल नंबर होगा उसमें उतने सब शेल होंगे। टॉपिक डिस्कस किया था बेटा। अच्छा अब अगर S को देखो तो एक S, P में कितने आएंगे? 3, और D में कितने आएंगे? 5 आ जाएंगे बेटा। ये याद है आपको? इस तरह हमने पढ़ा हुआ है। अच्छा S में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2, तो यहाँ पे 2 प्लेस कर दिए। P में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 4, तो 1 2 3 और 4। बेटा जब हीट करेंगे ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर यहां चला जाएगा, एक्साइटेशन। फिर हीट करेंगे ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाएगा। भाई ये कितने इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है? 1 2 3 4 5 6। तो मैक्सिमम वैलेंसी इसकी क्या जा सकती है, और ऑक्सीजन की क्या जा सकती है? कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है बेटा? तो बताओ H2S ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ऑक्सीजन 2 ही कर सकता है। तो ये ऑप्शन भी ठीक हुआ। हमें कौन सा ऑप्शन बताना है बेटा? कौन सा ऑप्शन बच गया? इट इज अ वीक बेस इन वाटर। ये वाटर में वीक बेस होता है। ठीक है, वैसे ये ओल्ड बुक का क्वेश्चन है बेटा, आपसे पूछेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये बताओ बेटा जल्दी से, पहला क्वेश्चन मतलब बहुत सिंपल है, जल्दी से आंसर कर दो। एलिमेंट्स इन अ गिवन पीरियड हैव द सेम। पीरियड में क्या सेम होता है?
एटॉमिक वेट तो सेम नहीं हो सकता बेटा, पीरियड में सबका डिफरेंट होता है। नंबर ऑफ शेल सेम होते हैं, लेकिन कहाँ है ऑप्शन? ये रहा भाई। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल के बारे में तो बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन से तो डिनोट किया जाता है, और एन का मतलब ही होता है नंबर ऑफ शेल। भाई 4 तरह के क्वांटम नंबर्स पढ़ाए फर्स्ट ईयर में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल के बारे में बताता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर सब शेल के बारे में बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, और स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताता है। तो ये बात तो वैसे आप देख लो, फर्स्ट ईयर रिवाइज करोगे तो ये बातें दोबारा से एक मरतबा रिकॉल होंगी। हाइड्राइड्स का वैसे तो टॉपिक बेटा निकाल दिया गया है, इसको हम डिस्कस नहीं करते। ये बताओ क्वेश्चन नंबर 3 बताओ बेटा, जल्दी जल्दी। Which of the following elements has the lowest electronegativity? हाँ भाई, सबसे लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? कितनी होती है बेटा? 0.7। हाईएस्ट होती है फ्लोरीन की और सीजियम की होती है लोएस्ट, और इसकी वैल्यू होती है 0.7। एमसीक्यू 4 बताओ बेटा। बेटा जो देखो इस तरह के कुछ एमसीक्यूज आते हैं जो विद इन नो टाइम हो जाते हैं, जल्दी से आंसर करना है इसका। ग्रेटर द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गिव आउट यानी लूज इलेक्ट्रॉन, मोर इज दी, क्या हो गया बेटा? ग्रेटर दी टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गिव आउट इलेक्ट्रॉन्स। गिव आउट मतलब बाहर निकालने की टेंडेंसी अगर बहुत ज्यादा है तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है बेटा? मेटालिक कैरेक्टर कहा जाता है। गिव आउट इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ये फिटकरी एलम का फॉर्मूला याद है आपको? K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O। ये फिटकरी देखा है ना आप लोगों ने? ये उसका फॉर्मूला होता है बेटा, K2SO4 Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O। वैसे देख लो बेटा, ये पूछा नहीं जाएगा आपसे। K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O। ऑप्शन 1 जो है बेटा ये ठीक है। बेटा अगला एमसीक्यू बता सकते हैं क्या लिखा हुआ है? The existence of an element in more than one form is known as। एक एलिमेंट का कई सारी शक्लों में पाया जाना, ये फिनोमेना क्या कहलाता है बेटा? एलोट्रॉपी कहलाता है। एलोट्रॉपी, बहरूपियत जिसको कहा जाता है। जैसे कार्बन की कई सारी शक्लें, डायमंड है, ग्रेफाइट है, बहुत सारी चीजें। एमसीक्यू नंबर 10 देखिए बेटा। एमसीक्यू नंबर 10 पढ़ो बेटा, क्या लिखा हुआ है? Which one of the following is a cause of bleaching action of chlorine? अच्छा बेटा, क्लोरीन के बारे में आपने पढ़ा था सेकेंड ईयर के अंदर कि इसको ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर यूज किया जा सकता है। क्लोरीन को ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर यूज किया जा सकता है। कैसे? वाटर के साथ मिलाकर। तो क्लोरीन जब वाटर से रिएक्शन करता है तो दो चीजें बनती हैं बेटा, बताइए क्या क्या बनती हैं? HCl बनता है और HOCl बनता है। अच्छा, HOCl बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड होता है बेटा, यानी जैसे ही बनता है ना, जैसे ही बनता है ब्रेक होकर सबसे पहले HCl में कन्वर्ट होता है और अपना जो ऑक्सीजन है ना वो नेसेंट ऑक्सीजन बनाकर निकाल देता है। नोट कर लेना इसको। और नेसेंट ऑक्सीजन जब भी बनकर निकलता है बेटा ये हाईली रिएक्टिव होता है और ये स्टेन्स के साथ कंबाइन होता है बेटा। किसके साथ कंबाइन होता है? स्टेन्स का मतलब क्या है बेटा? आपके क्लॉथ्स के ऊपर जो भी दाग धब्बे लगे हुए हैं वो उसके साथ कंबाइन होगा और कंबाइन करके उसको उखाड़ कर बाहर ले फेंकेगा बेटा। तो ये जो आपके पास रिएक्शन है इसको अपने पास नोट डाउन करो बेटा। क्लोरीन को ब्लीचिंग एक्शन उसका साबित करना हो तो ये दो रिएक्शंस आप उसके साथ दिखा सकते हो। नोट करो बेटा इसको।
कर लिया नोट? हाँ भाई, अब ये बताओ कि इस क्वेश्चन का नोट इसको मिटा दूं बेटा? ये बताओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हुआ? Which one of the following is a cause of bleaching action of chlorine? तो कौन हो गया बेटा? क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करता है? नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। नेसेंट ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव होता है। ये कपड़ों पर लगे दाग धब्बे, अब वो दाग धब्बे भी तो कोई केमिकल प्रोडक्ट ही होंगे ना बेटा। कोई ग्रीस होगा, कोई तेल होगा, कोई खाने की चीज हो सकती है, उसके अंदर कोई ना कोई केमिकल ही होगा, तो ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्शन करके उसको बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो ब्लीचिंग एक्शन का जिम्मेदार ही होता है बेटा। आगे चलते हैं, ये कुछ एमसीक्यू चैप्टर 2 के हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ो बेटा, जल्दी से बताओ। तो बहुत सिंपल है। ओनली 2 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन फर्स्ट पीरियड में बेटा। हाइड्रोजन होता है और साथ में हीलियम मौजूद होता है। एमसीक्यू नंबर 4 बताइए बेटा। The chemical property या properties of sulfuric acid are एसिडिक प्रॉपर्टी। जाहिर है सल्फ्यूरिक एसिड एसिड भी है बेटा। ऑप्शन बी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी रखता है। सेकेंड ईयर में बेटा बहुत सारे रिएक्शंस पढ़े इसके। मेटल को भी ऑक्सीडाइज करता है, नॉन मेटल को भी ऑक्सीडाइज करता है बेटा। डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी, ये भी आपको याद होगा, वाटर निकाल सकता है बेटा किसी कंपाउंड से सल्फ्यूरिक एसिड। अभी ऑर्गेनिक में भी पढ़ रहे हो ये सब बातें आप तो। और सल्फोनेटिंग प्रॉपर्टी मतलब अपने अंदर से सल्फोनिक ग्रुप प्रोड्यूस करता है बेटा। ये चारों बातें हमने अपने सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ ली है बेटा सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। तो एक ऑप्शन आपके पास होगा ऑल ऑफ दीज का। ये देखो ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ दी अबव, तो ये चारों प्रॉपर्टीज इसके पास होती हैं बेटा। रिएक्शन नंबर 5 जरा कंप्लीट करो। रिएक्शन नंबर 5 कंप्लीट करो। कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन। अब ये सिलेबस का इस साल तो हिस्सा नहीं है, मगर बेटा मैं चाहता हूं ये सवाल आपको करना आता तो हो। बहुत ही सिंपल है। क्या कहा गया है इसमें? अल्युमिनियम का रिएक्शन करवाना है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, मगर सल्फ्यूरिक एसिड किस हालत में है? डाइल्यूट हालत में बेटा। तो क्या बनना चाहिए? सल्फ्यूरिक एसिड में बेटा सल्फेट आयन मौजूद होता है। अल्युमिनियम सल्फेट से रिएक्शन करेगा बेटा। हाँ भाई, अल्युमिनियम सल्फेट से रिएक्शन करेगा बेटा। अल्युमिनियम की वैलेंसी क्या होती है? तो यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सल्फेट की वैलेंसी क्या है? 2, तो Al से मल्टीप्लाई करवा दोगे बेटा, पहला सॉल्ट बन गया। और डाइल्यूट एसिड जब भी होता है और मेटल एसिड से रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है बेटा? याद रखिएगा, जब कभी भी डाइल्यूट एसिड के साथ मेटल का रिएक्शन होता है तो ये जो H वाला हिस्सा है ये हाइड्रोजन गैस बनाकर रिलीज हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ बेटा? ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट हुआ, जिसमें अल्युमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है। अगर यहां पर कंसंट्रेटेड लिखा होता बेटा, अगर यहां कंसंट्रेटेड लिखा होता तो फिर ये रिएक्शन ऐसे नहीं होता। फिर वो सेकंड ईयर के अंदर हमने कंसंट्रेटेड फॉर्म में पढ़ा है ना, वो उस तरह होता 3-4 स्टेप्स में, है ना, मर्ज करके उसको फिर फाइनली लिखते। आयरन की कॉन्फ़िगरेशन है, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा। एमसीक्यू नंबर 7 तो कर दोगे। बेकिंग पाउडर लिखा हुआ, इट इज बेकिंग पाउडर। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग पाउडर इज, फॉर्मूला बताइए क्या होता है? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बेटा ये वाला ये नाम है इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये अपने पास लिख लो बेटा, ये बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेटा, हाइड्रोजन ही को बाय कहा जाता है ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सोडियम। अच्छा, ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है बेटा असल में। ठीक है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट का और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का एक ही बात है, बाय और हाइड्रोजन एक ही चीज होती है। ठीक है, दोनों ऑप्शन ठीक है। और ये बाय मिस्टेक इन्होंने यहां पर डाला हुआ है। आगे चलो बेटा, ये बताओ ये क्वेश्चन बताओ बेटा, आंसर क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू डैश द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। भाई एटॉमिक नंबर पर तो एक ही क्लासिफिकेशन हुई है, जिसको क्या कहा था? ये पहला लेक्चर था, सबसे पहले यही बात हमने डिस्कस की थी बेटा कि इससे पहले जितनी क्लासिफिकेशन आई है सब एटॉमिक मास की बुनियाद पर आई थी।
और एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर एक ही क्लासिफिकेशन थी जिसको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहा जाता है। अच्छा, वैसे हाइड्राइड का टॉपिक बेटा डिस्कस नहीं है हमारी किताबों में, लेकिन हाइड्राइड का मतलब बताइए होता क्या है? बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, यानी ऐसा कंपाउंड जिसमें दो एलिमेंट्स हो, एक हाइड्रोजन हो, उसके साथ कोई भी हो सकता है, कोई भी हो एक्स कोई भी हो और उसके साथ हाइड्रोजन मौजूद हो, तो ये क्या कहलाता है बेटा? हाइड्राइड कहलाता है। आप बता सकते हैं ये कौन सा हाइड्राइड है? आयोनिक तो नहीं हो सकता, आयनिक बॉन्ड हो सकता है क्या इसमें बेटा? आयनिक तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, तो ये आयनिक तो नहीं हो सकता। मेटालिक भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें मेटल तो कोई भी नहीं है बेटा। क्या होगा इसमें? कोवेलेंट होगा, क्योंकि H2S के अंदर क्योंकि दोनों नॉन मेटल्स हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, इस वजह से इसको कोवेलेंट हाइड्राइड कंसीडर किया जाएगा। बेटा 4 बता दो जल्दी से। रॉक सॉल्ट किसको कहा जाता है? NaCl को। टेबल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, ये सब कहा जाता है। बेटा रीड करो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर द रिएक्शन दिस वन, कॉमन रिएक्शन है बेटा, वेयर X इज, इफ M इज मेटल, अगर ये मेटल है, इट इज मोर लाइकली टू बी, कौन सा मेटल है? अल्कलाइन अर्थ मेटल है या अल्कली मेटल है या आउटर ट्रांजिशन मेटल है या इनर ट्रांजिशन मेटल है या नन ऑफ दी अबव है? बेटा अगर आप इस प्रोडक्ट को देख लो ना, अगर ये प्रोडक्ट देख लो तो ये MX लिखा हुआ है, X का मतलब वैलेंसी 1 है, M का मतलब +1 है, तो बेटा +1 का मतलब ये कौन सा मेटल हुआ? अल्कली मेटल हुआ। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बेटा नंबर 6 बताओ, MCQ नंबर 6 बताओ, which one is not true for H2SO4? H2SO4 के लिए कौन सा ट्रू नहीं है? अभी बताया था, फिर से रिपीट हो रहा है तो अब याद रख लो इसको। एसिड है ये तो सही बात है, ये तो ट्रू है। डिहाइड्रेटिंग है ये भी ट्रू है, वाटर निकाल सकता है। ऑक्सीडाइजिंग है ये भी ठीक है। सल्फोनेटिंग है ये भी ठीक है। नाइट्रेटिंग नहीं है बेटा। बात समझ आ रही है? नाइट्रेटिंग एजेंट किसको कहा जाता है पता है? चलो ये बताओ, सल्फोनेटिंग एजेंट किसको कहा जाता है? ऐसा एजेंट जो HSO3 डोनेट कर सके। और नाइट्रेटिंग एजेंट किसको कहा जाता है? ऐसा एजेंट जो NO2 ग्रुप को डोनेट कर सके, वो नाइट्रेटिंग ग्रुप कहलाता है। तो बेटा इसके पास NO2 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है? सल्फ्यूरिक एसिड में बेटा NO2 तो हो नहीं सकता ना, इसलिए नाइट्रेटिंग एजेंट नहीं हो सकता। बेटा ये बताओ, ये हो जाएगा। अगला बताओ, बोरेक्स एग्जिस्ट इन नेचर एज Na2B4O7.10H2O। अगला भी बताई दो बेटा, आउटर ट्रांजिशन। आउटर ट्रांजिशन किसको कहा जाता है? डी ब्लॉक को। तो भाई ऑप्शन आपके पास यहां से मिल जाएगा, डी ब्लॉक। और एफ ब्लॉक को क्या कहा जाता है बेटा? एफ को कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है? बताओ बेटा, अब ये MCQ देख लो जरा। द मोस्ट डेंस एलिमेंट इज, इनमें सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी? इनमें सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी? अच्छा एक बात तो ये तय कर लो, पहले ये तय कर लो कि इस MCQ में जो ऑप्शंस मौजूद हैं, उन ऑप्शंस में ग्रुप 1 के भी एलिमेंट्स हैं और 2 के भी हैं। 1 के कौन कौन से हैं? ठीक है, और रुबीडियम, ये 1 के। बेटा 1 वाले तो मोस्ट डेंस हो ही नहीं सकते, बोलो ऑब्वियस है। वजह बताओ। सबसे पहले MCQ हमने शुरू यहीं से किया था। इनका साइज सबसे बड़ा होता है टेबल में। साइज बड़ा मतलब वॉल्यूम बड़ा, वॉल्यूम बड़ा मतलब डेंसिटी कम। तो मोस्ट डेंसिटी इनकी तो हो ही नहीं सकती ना। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे और भी डेंसर एलिमेंट्स हमें मिलेंगे बेटा। बोलो बात समझ आ गई? तो बेटा ये 1, 2 और ये आपके पास तो ये ऑप्शन सारे बाहर हो गए। अब मुकाबला इसके बीच में है कैल्शियम और
बेरियम के बीच में है। अब एक पॉइंट लिखो अपने पास जरा, अब एक पॉइंट लिखो अपने पास जरा, इन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जुमला लिखो बेटा जल्दी से, इन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, in alkaline earth metals the increase in mass is very prominent, the increase in mass is very prominent, the increase in mass is very prominent as compared to the increase in size, as compared to the increase in size, as compared to the increase in size from top to bottom, from top to bottom। ये बेटा बात याद रखना, और इस बात को याद रखने के बाद अब आपके पास दो ऑप्शंस बच गए, और इन दोनों ऑप्शंस में से डिसाइड आपने करना है और करके बताना है दोनों में से ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी बेटा। ठीक है, तो आपको याद है बेटा ग्रुप नंबर 2 के अंदर सबसे पहला एलिमेंट कौन सा होता है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, और सबके हवाले से तो हमें कोई लेना देना नहीं है, काम दो चीजों के बारे में करना है, बेरियम और कैल्शियम। तो बेटा ये आपके पास कैल्शियम है और बेरियम कहां पर है बेटा? नीचे, ऊपर से नीचे आ रहे हैं बेटा। अब ये जुमला पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज इन मास बहुत प्रोमिनेंट होता है, यानी ज्यादा तब्दीली मास में आ रही होती है, ज्यादा इजाफा मास में आ रहा होता है, एज कंपेयर टू द इंक्रीज इन साइज, यानी ऊपर से नीचे आते हुए साइज तो बढ़ ही रहा है, मास भी बढ़ रहा है, लेकिन ज्यादा इजाफा किस चीज में होता है बेटा? और ये सिर्फ किस ग्रुप में होता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अंदर होता है बेटा, जुमले को याद रखना। तो इस हिसाब से मास इसका ज्यादा हुआ बेटा, यानी एटॉमिक मास ज्यादा हुआ, और अगर मास ज्यादा हुआ तो डेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है बेटा, मास ज्यादा तो डेंसिटी भी ज्यादा, तो मोस्ट डेंसर यहां पर कौन सा हो जाएगा बेटा? बेरियम हो जाएगा। टिक कर लो इसको। सेवन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ टू गैसेस, देयर आर टू डिफरेंट गैसेस बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड विच गैस? हाइड्रोजन गैस। कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा इन दोनों गैसेस का भी क्या बना हुआ है बेटा? मिक्सचर बना हुआ, मिक्स हुई हुई है दोनों गैसेस। कौन सी गैस को सेपरेट करना है? बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू। कैसे सेपरेट करेंगे? 4 ऑप्शन दे रहे हैं बेटा आपको, बताओ क्या होना चाहिए? बहुत ही बच्चों वाला सवाल है, बहुत ही बच्चों वाला सवाल है, सोच लो। कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है? कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल में क्या होता है? वाटर मौजूद होता है, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? हाई प्रेशर पर ना, जैसी बोतल ओपन करते हैं सारा प्रेशर रिलीज होता है, एक आवाज आती है फिसिंग सी, तो हाई प्रेशर पर गैस को फिल किया जाता है, गैस को डिसॉल्व किया जाता है पानी में। ठीक है, अब इधर आओ, कह रहे हैं कि भाई दो गैसों का मिक्सचर है, CO2 और H2 का, इसमें से मुझे CO2 को अलग करके निकालना है, तो मैं इस मिक्सचर को वाटर से पास करूंगा, वाटर से पास करूंगा अंडर, क्योंकि हाई प्रेशर पर पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस आसानी से डिसॉल्व हो जाती है। बात समझ आ रही है? जैसे मिसाल के तौर पर ये एक पाइप है, ठीक है, इस पाइप के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर मौजूद है बेटा, मैं यहां से वाटर पास करूंगा हाई प्रेशर के साथ, तो वाटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपने अंदर डिसॉल्व करेगी और यहां से बाहर, और हाइड्रोजन गैस उसी पाइप में रह जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस इज वाटर इनसॉल्युबल गैस। बात समझ आ रही है बेटा? हाई प्रेशर के ऊपर गैसेस लिक्विड सॉल्वेंट्स के अंदर आसानी से डिसॉल्व हो जाती हैं। तो जब आप इस पाइप के अंदर दोनों गैस को के मिक्सचर को फिल करके रखो और यहां से वाटर पास करो हाई प्रेशर पर, तो हाई प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होगी और डिसॉल्व होकर बाहर, तो हो गई ना बेटा सेपरेशन इसकी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ये वाटर पास करेंगे और किस कंडीशन पर करेंगे बेटा? हाई प्रेशर पर करेंगे। भाई कोई मसला? अगला सवाल पढ़ो। Which statement is correct about noble gases? ऑप्शन ए ठीक होगा बेटा, their oxidation state is 0। अच्छा, ये जो कुछ भी इतना लंबा चौड़ा इन्होंने लिखा हुआ है बेटा, तो ये सब कुछ पढ़ने से पहले एक बात सुन लो कि ये कंपाउंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये कंपाउंड एक एंट एसिड होता है। नोट कर लो अपने पास, क्या होता है बेटा? ये
एंटासिड, एंटासिड मतलब, एंटासिड किसको कहते हैं बेटा? जो स्टमक के अंदर पैदा होने वाली एसिडिटी को खत्म करता हो। एंटासिड को एंटी एसिड भी कहा जा सकता है बेटा। तेजाबियत आपने सुना होगा ना, तेजाबियत जब हो जाती है तो आप क्या पीते हो उसके बाद फौरन से? इनो का इस्तेमाल करते हो। तो इनो के अंदर यही वाला केमिकल तो होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटा, तो ये वाला केमिकल होता है। तो जैसे ही आप इसको पीते हो तो ये स्टमक के अंदर जाकर उसकी एसिडिटी को क्या कर देता है बेटा? क्यों कर देता है जरा बताइएगा? क्योंकि ये खुद क्या है भाई, एसिड को न्यूट्रल करने के लिए बेस चाहिए होगा ना। तो ये बेस तो है, बेस नहीं है क्या? ये OH मौजूद है बेटा, OH जिसके पास होता है वो बेस होता है। तो ये बेस आपके स्टमक में मौजूद कौन सा एसिड होता है स्टमक में? HCl, डाइजेशन में काम आता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, उस एसिड को जाकर न्यूट्रल कर देता है, तो तेजाबियत खत्म हो जाती है। इसलिए इस केमिकल को क्या कहा जाता है बेटा? एंटासिड कहा जाता है। पढ़ लो जरा इस सवाल को, इन्होंने जो इतनी लंबी चौड़ी बात की है यहाँ पर, पूरा कंडीशन समझाकर आपसे एक सवाल किया है बेटा। वही कह रहे हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, फॉर्मूला बताइए, MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ लाइनिंग ऑफ ब्लास्ट फर्नेसेस। इंट्रोडक्शन है, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर एज फॉलोज। ये सारी बातें बता दी, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं बेटा कि द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज देन फिल्ड। अच्छा, इसमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वगैरह भी आ रहा है बेटा, तो हम एक काम करते हैं, इसको फिल वक्त रोक लेते हैं, क्योंकि फिर सारी बातें एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। आपको याद है फर्स्ट ईयर में आपने केएसपी भी पढ़ा हुआ है, याद है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का टॉपिक? इसको फिल वक्त होल्ड करते हैं, जब हम सॉल्यूशन का टॉपिक पढ़ेंगे तो बात कर लेंगे। बेटा ये बताइए क्वेश्चन नंबर 2, आखिरी क्वेश्चन करते हैं बेटा आज की क्लास में, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 बताओ क्या होगा? Which of the following compounds is formed when sodium burns in excess of air? सोडियम जब एक्सेस ऑफ एयर में बर्न होगा तो क्या चीज फॉर्म होगी बेटा? सोडियम कौन सा ऑक्साइड बनाता है बेटा? परऑक्साइड बनाता है। बताओ इसमें से परऑक्साइड कौन सा है? परऑक्साइड कौन सा है बेटा? यार एक बात बताओ, सोडियम और ऑक्सीजन को जब मिलाओगे तो सोडियम की वैलेंसी +1 होती है, और परऑक्साइड में ऑक्सीजन की क्या वैलेंसी होती है? परऑक्साइड में क्या होती है? -1। तो बेटा यहाँ पे -1 आ गया, तो +1 -1 एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो ये आपके पास परऑक्साइड बनेगा। बेटा यही बात तो यहाँ पर लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई है क्या? Na2O2 का एम्पेरिकल फॉर्मूला यही तो बनेगा बेटा। बात समझ आ रही है? यानी कि जब इसके 2 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये फॉर्मूला निकल कर आएगा। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा। अल्लाह हाफिज। भाई जो एसिडिटी को खत्म करे उस मेडिसिन को एंटासिड कहते हैं। जिंदा है तो तुम्हारे तुम कहाँ थे? जल्दी आओ।